बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वाहदिनी वाफ़नी वरज़ुक़नी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो हम अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है हमारा कंटिन्यू है उसकी पैथो में जो है आज हम कुछ चीज़ें रह गई हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर हम एक वीडियो रह जाएगी ब्रेस्ट पैथोलॉजी पर, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो भी देख लेंगे। लेकिन अब से जो मेरी कोशिश होगी वो इस तरह से होगी कि जो मैं आपको जो ये लेक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं इनको जो मैं यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ-साथ जो है ये भी साथ करवाऊँ, ठीक है? मतलब ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो इससे ये होगा कि एक तो टॉपिक तो सारे करने हैं लेकिन अब एक टॉपिक पर ज़्यादा टाइम लगे करेगा, ठीक है? तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जो है वो एक डीप थॉरोली जो है वो एक प्रिसाइज़ वे में इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत-बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसमें हमने पढ़ना है व्हाट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज, व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ आइडेंटिफॉर्म मोल, ठीक है जी? तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब जो आपने आज जो हमने पढ़ना है सबसे पहले वो हम देखेंगे व्हाट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज, व्हाट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज हम उस हेमरेज को कहते हैं जो कि डिलीवरी के बाद जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है? और हेमरेज का तभी ज़िक्र होता है जब हम ये कह लें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है। एक नॉर्मल देखें डिलीवरी चाहे वेजाइनल हो, चाहे वो सी सेक्शन से हो, तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो होनी ही होनी होती है, ठीक है? लेकिन वो एक नॉर्मल फेनोमेना है। अब उस नॉर्मल फेनोमेना से हटकर अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम हेमरेज कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि डिलीवरी में और सी सेक्शन में सेम क्राइटेरिया, दैट इज़ नॉट सेम क्राइटेरिया, ठीक है? अगर तो वजाइनल डिलीवरी में जो ब्लीडिंग है वो 500 ml से ज्यादा है तो इसको हम पीपीएच कंसीडर करते हैं, ठीक है? और अगर सी सेक्शन में 1000 ml से ज्यादा ब्लीडिंग है तो हम पीपीएच कंसीडर करते हैं। तो दोनों के हैं डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है? लेकिन पोस्टपार्टम हेमरेज का मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज है ये दो तरह का होता है, ये प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज भी होता है और ये सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज भी होता है। अब प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज वो होता है जो कि ड्यूरिंग द डिलीवरी और सी सेक्शन के आफ्टर जो है फौरन हो जाए विद इन द 24 आवर्स, ठीक है? इसको हम प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है? और जो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो लाई करता है बिटवीन 24 आवर्स, ठीक है? 24 आवर से लेकर 12 वीक्स तक। अगर इस ड्यूरेशन में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है? तो इसकी जो इटियोलॉजीज हैं वो आपने याद रखनी है। इसकी इटियोलॉजीज में से एनआरई में भी एमसीक्यूज आ चुका है और यूएस वाली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आल्सो, ठीक है? तो इसकी जो इटियोलॉजीज है इसको हम 4 टी से याद रखेंगे, 4 टी। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अटोनी, यूट्राइन अटोनी, ठीक है? इसको हम टोन से रिप्रेजेंट करते हैं और यूट्राइन अटोनी। और ये जो है मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज है इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है? तो यूट्राइन एटोनी जो है इसको आपने नहीं बोलना कभी भी। एनआरई में भी ये एमसीक्यूज आ चुका हुआ है, यूएस में का मुझे नहीं पता, लेकिन यू वर्ल्ड के अगर आप एमसीक्यूज उठाकर देखो या कोई और एम्बोस वगैरह के देख लो तो उसमें जो है इससे रिलेटेड जो है वो काफी ज्यादा एमसीक्यूज उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है? तो यूट्राइन एटोनी जो है बेसिकली इट इज अ मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है? उसके बाद ट्रोमा हो सकता है, ठीक है? आप ट्रोमा लेक्रियंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन से के पेरिनियल टीयर्स हो सकती हैं इनमें, ठीक है? पेरिनियल टीयर्स हो सकती हैं। उसके बाद यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक है? यूट्राइन रप्चर जो है, यूट्राइन रप्चर भी जो एक कंडीशन है, इसको मैं थोड़ा-सा बता दूँ, ठीक है? अब ये जो यूट्राइन रप्चर है बेसिकली इट इज़ डिसरप्शन ऑफ फुल थिकनेस वॉल ऑफ द यूट्राइन, इसको हम यूट्राइन रप्चर कहते हैं, ठीक है? ये किन पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है? उन पेशेंट में जिनका पहले जो है सी सेक्शन हो चुका है, ठीक है? उन पेशेंट में जो है वो हाई चांसेस होते हैं, ठीक है? या एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया हुआ है। इन पेशेंट में जो है यूट्राइन रप्चर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और यूट्राइन रप्चर इज आल्सो अ कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है? ट्रॉमा में आ जाए, ठीक है? उसके बाद टिश्यू, ठीक है? ये मोस्टली जो है ये सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज की कॉज हो सकती है बिकॉज ऑफ एक डिलीवरी होगी, एक क्वैक डॉक्टर से आपने डिलीवरी करवाई है, जो होता है ना गाँव वगैरह में होते हैं लोग जो उन्होंने अपने डोर्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है? सी सेक्शन करवा लो, ये करवा लो, क्वैक डॉक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जब डिलीवरी सो फॉर एग्जांपल नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है तो पार्ट ऑफ टिश्यू रिमेन्स स्टक रिमेन इनसाइड द यूट्रस, ठीक है? और फिर वो वुमेन जो है वो आती हैं विदिन बिटवीन 24 एंड 12 वीक्स के दरमियान के कंप्लेंट्स करती हैं कि मुझे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। तो वो इसकी ये कहा है टिश्यू, रिटेन
टिश्यू, वो प्लेसेंटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है? उसके बाद आ जाओ थ्रोम्बिन, ठीक है? कोएगुलोपैथी इसको हम कहते हैं। तो ये जो काज़ेज़ हैं, ये आपने इनको बिल्कुल भी नहीं बोलनी, ठीक है? अब अगर इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, तो ट्रीटमेंट जो है इसका मेडिकली भी है, इसका सर्जिकली ट्रीटमेंट भी है, ठीक है? तो मेडिकली ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले जो देखना है, वो हमने इन पेशेंट्स को देना होता है आईवी ऑक्सीटोसिन। द फर्स्ट लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट इज आईवी ऑक्सीटोसिन, ठीक है? आईवी ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। ये हम लेबर के दौरान भी देते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शंस ना हो रही हो तो हम तब भी ऑक्सीटोसिन जो है आखिरी हद में जाकर ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द लेबर के ऑक्सीटोसिन हमें ना देनी पड़े, ठीक है? लेकिन अगर पोस्टमार्टम हेमरेज की बात की जाए और ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो फर्स्ट लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो आईवी ऑक्सीटोसिन है, ठीक है? उसके बाद हम एर्गोमेस्टिन भी दे सकते हैं। एर्गोमेस्टिन, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट एड में आपको नहीं मिलेंगी। फर्स्ट एड में सिर्फ आईवी ऑक्सीटोसिन का नाम दिया हुआ है, ठीक है? एर्गोमेस्टिन हम उन पेशेंट में दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, ये आईएम दे सकते हैं, या उन पेशेंट में दे सकते हैं जिनको हाइपरटेंशन ना हो, ठीक है? अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, देन वी विल नो गो फॉर एर्गोमेस्टिन, ठीक है? तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं? हम कार्बोप्रोस दे सकते हैं, कार्बोप्रोस। लेकिन ये हम उन पेशेंट में नहीं दे सकते जिनको एज़मा है, ठीक है? तो ये भी इसकी एक कंट्रा इंडिकेशन होगी। उसके बाद मीज़ोप्रोस्टोल हम पेशेंट को दे सकते हैं, मीज़ोप्रोस्टोल लिंगुअल, ठीक है? ये ड्रग्स होगी मेडिकल। अब एक ड्रग है टेनेक्सेमिक एसिड जो है, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि अगर हम डिलीवरी से पहले ये पेशेंट्स को दे दें, तो पोस्टपार्टम की वजह से जो डेथ होती है, उनके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इफ वी विल गिव टैंगजेमिक एसिड इन दोज पेशेंट हु हैव लाइक, उनको पता लग जाता है ना कि उनके रिस्क फैक्टर से पता लग जाता है कि इन पेशेंट में पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, देन वी हैव टू गिव टैंगजेमिक एसिड टू दोज पेशेंट, ठीक है? ये मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है? फर्स्ट एड की बुक में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट एड जब आप पढ़ते हो और जब आप यूवर्ड सोल्व करते हो, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी पता लगती हैं जो कि फर्स्ट एड में कहीं भी नहीं दी होती। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट एड इज अ रफ बुक, ठीक है? उसको आप, उन्होंने अगर एक वर्ड दिया हुआ है ना कि एवी ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं, तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, व्हाई वी यूज आईवी ऑक्सीटोसिन, ठीक है? अब यू वर्ल्ड वाले क्या करते हैं कि उस आईवी ऑक्सीटोसिन के पीछे की जो कहानी है उसका सिनेरियो डाल देते हैं, और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, यहाँ आईवी ऑक्सीटोसिन वगैरह है नहीं है, तो हम क्या ऑप्शन लगाएं, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं आपको समझनी होंगी कि यार, जो ये फर्स्ट एड बुक है, इट इज अ रफ बुक, इसको आप लेक्चर्स के साथ लेकर चलो, इसको आप स्टैंडर्ड्स बुक के साथ लेकर चलो, तभी आप कामयाब हो, ठीक है? तो ये चीजें अपने ध्यान में बिठा लिया करें, ठीक है? अब ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। इफ द ब्लीडिंग इज परसिस्टेंट, ठीक है, रिफ्रैक्टरी है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो चुका है, देन वी हैव टू गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है? अब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो दो तरह के, वो भी तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रा यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट, ठीक है? इंट्रा यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट, और ये हम उन पेशेंट में देते हैं जिनमें पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह जो है वो यूट्राइन अटोनी होती है, यूट्राइन अटोनी। और हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है पोस्टमार्टम हेमरेज की जो रिस्क फैक्टर है, या काजेज है, या इटियोलॉजीज है, वो यूट्राइन एटोनी होती है, ठीक है? इंक्रीज टोन ऑफ द यूट्रस, ठीक है? सॉरी, एटोनी कह रहा हूँ, डिक्रीज टोन ऑफ द यूट्रस, ठीक है? तो ये जो यूट्राइन एटोनी है, इसमें जो है हम जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो है इंट्रा यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट, ठीक है? उसके बाद अगर इससे भी ना काम बने, तो दो सेकंड ऑप्शन जो है वो है बी लिंच स्यूचर, ठीक है? अब ये जो बी लिंच स्यूचर है, ये हम बेसिकली लाइगेट करते हैं यूट्राइन या इंटरनल इलियक आर्टरी को। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि पोस्टमार्टम हेमरेज का जब केस आता है आपके पास, यू वर्ल्ड वाले देते हैं, तो वो आपको पूरा केस बता देते हैं कि इट इज अ केस, आपको पता लग जाता है कि इट इज अ केस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। फिर वो आपको बताते हैं कि अब पेशेंट को हमने आईवी ऑक्सीटोसिन भी दे दिया है, तो ब्लीडिंग नहीं खत्म हो रही, हमने बैलून टेम्पोनेट भी कर दिया, ठीक है, नहीं हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट है वो बी लिंच स्यूचर है, लाइगेशन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी शुड वी शुड नीड टू लाइगेट, तो वहां पर ऑप्शन नीचे होते हैं, तो आपने दो बातें याद नहीं रखनी। अगर अगर तो यूटनाइन आर्टरी का ऑप्शन है, देन गो फॉर, और अगर ये नहीं है तो वहां पर एक ऑप्शन तो लाजमी लाजमी होगा, और वो होगा इंटरनल इलियक
आर्टरी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो इंटरनल इलियक आर्टरी का ऑप्शन होता है। तो ये बात, ये बहुत ही हाई पॉइंट है रिगार्डिंग यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू। एनआरई में जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते, बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने घुमा घुमा के नहीं दिए होते, उन्होंने बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यूज दिए होते हैं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपने नहीं बोलनी, ठीक है। अब आ जाओ, अगर वो कहते हैं कि बील इन फ्यूचर भी नाकाम हो गया, तो आपके पास जो थर्ड लास्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है वो है हेमरे सॉरी हिस्टेक्टोमी, ठीक है, ठीक है। इफ देयर इज अ स्वीयर हेमरेज, और ये जरूरी हो जाता है बिकॉज वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये जो है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये नहीं बोलनी आपने। व्हाट इज पोस्टमार्टम हेमरेज, आई थिंक सो मैंने एक बड़े अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने बेसिक को लेकर नहीं एक्सप्लेन किया, पैथोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया। ये मैंने आपका जो है ऑब्स एंड गायनी का जो टॉपिक है वो बेसिकली फुल एंड हाई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो कवर करवा दिया। होप्स हो कि आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेक्चर लिया करो यार, मेरे नहीं इंपॉर्टेंट, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो लेक्चर लिया करो, ठीक है। ये था पोस्टमार्टम हेमरेज, हमने यूट्राइन रप्चर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सीम्स लाइक वेरी वेरी इजी टॉपिक, लेकिन जब आप यूएसमिली में देखते हो या यू वर्ल्ड में देखते हो, तो उन्होंने इसी चीज को जो है बहुत कॉम्प्लिकेट बना के दिया हुआ था। बिकॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बहुत सी चीजों के साथ लिंक है। लाइक अगर ये राइट साइड पर हो जाए तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस को जो है मिमिक करती है, ठीक है। उसके बाद ये हाइडेटी फॉर्म मॉल के साथ मिमिक करती है बिकॉज ऑफ एचसीजी बीटा एचसीजी लेवल, ठीक है। तो ये जो चीजें हम देखेंगे आगे, हमारा टॉपिक बेसिकली हाइडेटी फॉर्म मोल ही है, उसको हम देखेंगे और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे व्हाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल्ड आउट एंड व्हाई द हाइडेटी फॉर्म मोल रूल्ड आउट फ्रॉम द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ऐसी प्रेगनेंसी जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर किसी और एबनॉर्मल जगह पर जाकर हो जाए, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। आम सादा अल्फाज में मैंने जो है इसकी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर यूटरस, ठीक है, और ये आपकी जो है फ्लोपियन ट्यूब्स हैं और ये ओवरीज हैं, ठीक है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम है एट द साइट अदर देन द नॉर्मल साइज साइट, ठीक है, ठीक है। मोस्टली जो है ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्प्यूला। तो ये बात आपने कभी नहीं बोलनी, एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात कभी भी नहीं बोलनी, ठीक है। उसके बाद जो ये आपकी जो है इज़्मस में भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपकी इंटरस्टिशियम में भी हो सकती है, ठीक है। या आपकी जो है यूटेरस के किसी और पार्ट में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है, एक तो ये कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज हाई रिस्क ऑफ ट्यूबल रप्चर, ठीक है। विच साइट फॉर ectopic pregnancy has high risk of tubal rupture, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इज्मस जो है वो हाई रिस्क होता है, अगर वहां पर जो है प्रेगनेंसी हो जाए तो देर आर हायर चांसेस कि वहां पर जो है वो ट्यूबल रप्चरिंग हो जाएगी और जो है फिर ब्लीडिंग जो होगी वो फिर आपकी कैविटीज में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज मोर डेंजरस। वो इस तरह भी आ सकता है कि विच इज द मोर डेंजरस साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये मोर डेंजरस, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो ट्यूबल पैथोलॉजीज हो सकती हैं, लाइक स्कारिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब हो सकता है, जिसको हम सल्पिंगाइटिस भी कह सकते हैं, ड्यू टू द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हम पढ़ के आए हैं पीछे, ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो निजीरिया गोनोरिया ही होता है या ट्रैकोमोनास क्लेमिडिया हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर ये असेंडिंग इन्फेक्शन करवाते हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब ये कि वो वजाइना को भी खराब कर सकते हैं, वो यूटेरस को भी, ये जाते 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 फिर ये ओवरीज एम्प्यूला वगैरह जो ट्यूब है उनको भी खराब करते हैं। ये फिर जो है आपकी पेल्विक कैविटी में जाकर जो इन्फेक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द रिस्क फैक्टर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट लीड्स टू स्कारिंग ऑफ द ट्यूब, ठीक है।
तो इसको हम सल्पिंगाइटिस, जारी बात है जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी जो फाइब्रोसिस वगैरह भी हो जाएगी, तो उसको हम स्कारिंग ऑफ द ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। एक ये रिस्क फैक्टर हो गया, और दूसरा रिस्क फैक्टर ये हो गया कि इफ देयर इज अ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये जो पेशेंट है ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम इंशाल्लाह यू वर्ल्ड के एक एमसीक्यू के साथ भी इसको जो है वो रिलेट करेंगे, ठीक है। वो मेरा ख्याल है अभी हम रिलेट कर देते हैं इसको। अ 24 ईयर ओल्ड, यहाँ पर मैं केस लिख रहा हूँ, अच्छे से करना है, ठीक है। अ 24 ईयर ओल्ड वुमेन केम टू द ईआर, और वो कंप्लेन करी है, वो कौन कौन सी कंप्लेन करी है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ठीक है। वो कह रही है मुझे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब वो साथ में ऐड करेगी कि ये जो वजाइनल ब्लीडिंग थी या स्पॉटलिंग थी, मुझे बहुत दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आज मैं आई हूँ इसलिए कि ये वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, विद मुझे अब पेन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये होगी। उसके बाद वो कहेगी कि शी इज, अब जब उससे हिस्ट्री लोगे तो वो कहेगी यस आई एम सेक्सुअली एक्टिव, सेक्सुअली एक्टिव, और वो कहेगी माय लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 5 वीक्स अगो, ठीक है। लाइक ये मैं आपको बता रहा हूँ सारी कहानी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल पीरियड 5 वीक्स अगो, दैट मींस आपको इधर से पता लग गया कि इफ शी इज सेक्सुअली एक्टिव, देन इफ, और ये भी बता रही है कि उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है दैट इज 5 वीक्स अगो, दैट मींस शी देयर आर हाई चांसेस कि वो प्रेग्नेंट है, हाई चांसेस नहीं कि वो प्रेग्नेंट ही प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब जब आपने उसको पाल्पेट किया है, देन यू नोटिस द डिफ्यूज टेंडरनेस एट द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। डिफ्यूज टेंडरनेस एट लोअर एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद जब आपने एग्जामिनेशन किया, ऑन एग्जामिनेशन यू सी सर्वाइकल ओस इज क्लोज्ड, सर्वाइकल ओस इज क्लोज्ड, ठीक है। लेकिन जो है वो डार्क रेड ब्लड जो है वो आ रहा है फ्रॉम द ओस, ठीक है। अब जब आपने एग्जामिनेशन किया, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया, तो आपको जो यूटरस जो है वो स्मॉल लगा, स्मॉल यूटरस, ठीक है। और आपने नोट किया देयर इज अ 3 सेंटीमीटर मास इन द लेफ्ट एडिनेक्सा, लेफ्ट एडिनेक्सा, ठीक है। और आपने जब उसका बीटा एचसीजी लेवल देखा तो वो था, बीटा एचसीजी लेवल देखा तो वो था 1200 ml यूनिट पर मिलीलीटर, ये बात आपने नहीं बोलनी, ठीक है। जो नॉर्मल होता है वो लेस देन 5 होता है, ठीक है। ये आपने बात नहीं बोलनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। तो आपका डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, लेट मी गिव यू एन ऑप्शन फॉर दिस केस। द फर्स्ट वन इज abnormal ovum fertilization by two sperms, ठीक है। abnormal ovum fertilized by two sperm। बी ऑप्शन है बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्राइन मायोमेट्रियम, ठीक है। इसको हम लियोमायोमा कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने लिख दिया है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एंडोमेट्रियल टिश्यू डेवलपमेंट विद इन द ओवरीज, इसको हम एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। देख रहे हैं ना आपके, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने यू वर्ल्ड से उठाया हुआ है। अब उन्होंने सीधे सीधे लफ्ज देने की बजाय उन्होंने बताया हुआ कि टिश्यू प्रेजेंट है, आप वो भी तो कह सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, लियोमायोमा हो सकता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर लियोमायोमा लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्राइन मायोमेट्रियम, तो उसको लियोमायोमा कहते हैं। अब उसने एंडोमेट्रियोसिस की जगह बताया हुआ कि एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट है आउटसाइड द ओवरीज, तो इस टर्म को हम क्लासिकल नाम देते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस लिख दिया। इस तरह से वो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद द डी ऑप्शन है implantation of a fertilized embryo in the fallopian tube, यहाँ पर मैं ectopic pregnancy लिख सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड लास्ट वन पे जो ऑप्शन होगा वो होगा मेच्योर टेरेटोमा, मेच्योर टेरेटोमा। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताना है, एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा,
और इसलिए भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में, इसी वीडियो के स्टार्ट में, कि अब जो है मैं आपको जो है वो एक यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक टॉपिक क्लियर करवाया करूंगा। टॉपिक हमने सारे करने हैं, लेकिन अब उन एक टॉपिक को क्लियर करते करते हम हमारा जो टाइम है वो बहुत लग जाएगा, लेकिन दैट विल बी वर्थ इट बिकॉज ऑफ यू विल रिमेंबर एवरी इंच डिटेल फ्रॉम दैट टॉपिक, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि बीटा एससी जो है ऊपर केस मैंने दे दिया, शी इज सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है। अब एबनॉर्मल ओवम फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स, दैट इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज अ केस ऑफ हेडेटिफॉर्म मोल। यहाँ पर मैं सिंपल मोल लिख देता हूँ। और मोल में जो आपको एक क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है कि जो बीटा एचसीजी लेवल जो है वो ग्रेटर देन 1 लाख होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 1200 ml है, तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात बताता चलूं कि हाइडेटिफॉर्म मोल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, कंप्लीट मोल हो सकता है और इनकम्प्लीट मोल हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ये इनकम्प्लीट जो है इनकम्प्लीट मोल है, ठीक है। और आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि जो कंप्लीट मोल होता है या इनकम्प्लीट मोल होता है, उनमें एक खास किस्म का डिफरेंट होता है कि जो यूट्रस का साइज जो है इनकम्प्लीट में वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। लाइक जो नॉर्मल फीटस होता है ना, उस तरह का जो है उसका साइज रहता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह। लेकिन जो कंप्लीट मोल होता है उसमें जो है यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो फर्टिलाइज abnormal abnormal ovum fertilized by two sperm है, ये बेसिकली इट इज अ कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट मोल, ठीक है। इसमें ओवम तो है, ठीक है, ओवम जो है वो टू स्पर्म के साथ जो है उसका फर्टिलाइजेशन हुई है, उसकी फर्टिलाइजेशन हुई है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद दैट मींस कि ओवम है, दैट मींस कि उसमें फीटस टिश्यू भी होगा। तो फीटस टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो वो जो यूट्रस का साइज जो है उसमें जो है वो नॉर्मली रहेगा। तो ऊपर आपने यहाँ पर देखे हैं कि स्मॉल यूट्रस, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको कंफ्यूज करेंगे कि मे बी इट इज अ केस ऑफ एबनॉर्मल ओवम फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ आपने देखा है बीटा एचसीजी का लेवल दैट इज 1200 12,000 आई थिंक 12,000 जो है, या सॉरी 12,000 नहीं 1200 होना चाहिए यहाँ पर, या 12,000 है शायद, जो भी है 1200 मिलीलीटर यूनिट पर एमएल जो है ये आपने देखना है। तो ये जो चीजें हैं आपने देखनी होती हैं, एक्सक्लूड करते जाइए जाया करिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकंड ऑप्शन पर, तो वो दैट इज लियोमायोमा, ठीक है, द ट्यूमर दैट इज अराइज फ्रॉम द बेनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ द मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये बात आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एलिवेटेड, नॉट एसोसिएटेड विद एलिवेटेड बीटा एचसीजी। इस तरह से करवाने का मकसद आपको ये भी है कि एक एमसीक्यू से जो है हमने कितने ज्यादा केसेस कर लिए हैं, ठीक है। हम नॉर्मल का भी कर लिया, सॉरी हमने मोल का भी कर लिया, मोल को हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लियोमायोमा को हमारा दोबारा से रिव्यू हो गया। ये जो है बीटा एचसीजी के लेवल के साथ जो है एसोसिएट नहीं होता, तो दैट मींस कि ये जो ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। दूसरा जो एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस जो है बेसिकली ये जो पेशेंट है इनमें जो है बीटा एचसीजी का जो लेवल है, जारी बात है एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें प्रेगनेंसी वगैरह तो हुई नहीं ना, इसमें प्रेगनेंसी है ना इसमें प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो दैट मींस कि इसमें जो बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो तो नहीं होगा, तो ये भी जो है ऑप्शन जो है ये रूल्ड आउट हो जाता है। जो एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट हैं ये बेसिकली आपके साथ रिप्रेजेंट करते हैं डिस्मेनोरिया के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिस्पेरियोनिया के साथ आते हैं या डिस्केजिया के साथ आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है चॉकलेट सिस्ट लाइक जो है आपको जो है चॉकलेट ब्राउन कलर की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये बीटा एचसीजी के साथ दोनों जो है ऑप्शन जो है ये रिलेट नहीं करे, तो दैट मींस कि ये दोनों नहीं होते। अब आ जाओ D1, और ये D1 है दैट इज अ राइट ऑप्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है वो 1200 या 12,000 जो भी था एमएल यूनिट पर एमएल जो है ये आपको बीटा एसएजी जो है वो राइज होता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल है दैट इज लेस देन 5, ठीक है। अब आ जाओ मेच्योर टेराटोमा। तो ये जो मेच्योर टेराटोमा है इट इज नथिंग बट इट इज अ टेराटोमा दैट कंसिस्ट ऑफ जर्म सेल लेयर के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हो सकते हैं, उसमें एक्टोडर्म का डेरिवेटिव भी हो सकता है, उसमें मेसोडर्म भी हो सकता है, और उसमें जो है एंडोडर्म भी हो सकता है। इसमें एक क्लासिकल केस हमने पढ़ा था स्ट्रोमा ओवरी, जिसमें जो है थायराइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। अब ये जो मेच्योर टेराटोमा है बेसिकली ये यूनिलेटरल पेन के साथ जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको जो पेन है वो कहाँ क्या कैसी हो रही है, उसको जो पेन हो रही है डिफ्यूज टेंडरनेस एट द लोअर एब्डोमेन, मतलब कि ये आपका एब्डोमेन है, ठीक है, ये राइट है ये लेफ्ट है, वो कह रही है कि मुझे डिफ्यूज डिफ्यूज का मतलब कि पूरे एरिया में हो रही है। तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि जो मेच्योर टेराटोमा है इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिलेटरल होती है, मींस कि इसको अगर पेन भी हुआ तो वो भी जो है यूनिलेटरल ही होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि उसमें एक्टोपिक इस केस में जो हमें ब्लीडिंग देखने को मिली, लेकिन जो मेच्योर टेराटोमा है आर नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वजाइनल ब्लीडिंग इज अनकॉमन, ठीक है।
तो ये बात जो है आपने याद रखनी है। मैंने आपको इस केस के थ्रू जो है बहुत सारी चीजें क्लियर करवा दी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इनको डिफरेंट काजेज इसकी क्या हो सकती हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं। अब आ जाओ इसके ट्रीटमेंट पर, ठीक है। तो हमने ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना होता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, या तो हम इस इन पेशेंट में मिथोट्रेक्सेट देते हैं, मिथोट्रेक्सेट देते हैं, या हम सर्जिकली रिमूव करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ठीक है। होप्स हो कि आपको यार ये टॉपिक जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बज़ाहिर जो है सिंपल, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसको यू वर्ल्ड या यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो आपको जो है घुमा के रख देंगे। इवन जो आपके जो अ, आपके हाथों फिंगर टिप्स पर टॉपिक होंगे ना, वो भी आपको जो है नहीं समझ आएंगे जब आप जो है ये आप करोगे, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारा जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज हाइडेटिडी फॉर्म मोल, ठीक है। सो व्हाट इज, इसका भी हम केस देखेंगे, हाइडेटिडी फॉर्म मोल, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी फॉर्म मोल जो है बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ द कोरियोनिक विलाई एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द कोरियोनिक एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो डिजीज होती है ये ओनली ट्रोफोब्लास्ट की डिजीज होती है, जिसमें जो है आपके जो विलाई हैं सिस्टिक स्वेलिंग हो जाती है उनकी, विलाई बिकम स्वेल, उनमें जो फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। अब ये जो पेशेंट है आइडेंटिटी फॉर्म मोल के पेशेंट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं वजाइनल ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। ये पेशेंट यूजुअली कहते हैं कि मुझे ग्रेप्स लाइक क्लस्टर जो है वो वजाइनल ब्लीडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक हिस्ट्री देते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जो पेशेंट कहते हैं, ये कहते हैं कि मुझे सीवियर किस्म की जो है नोइजा एंड वोमिटिंग हो रही है, सीवियर नोइजा एंड वोमिटिंग, ठीक है। और ये जब आप देखते हो तो इनका जो यूट्रस है वो एनलार्ज होता है मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। एनलार्ज यूट्रस मोर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ कहने से मुराद ये कि ये जब पेशेंट आते हैं ये कहते हैं कि मुझे 12 वीक जेस्टेशन, आप देखते हो तो ये 12 वीक जेस्टेशन के पेशेंट होते हैं, लेकिन इनका जो यूट्रस का साइज है वो अकॉर्डिंग टू 16 वीक जेस्टेशन होता है या 20 वीक जेस्टेशन वगैरह वगैरह इस तरह से होता है। तो इसको हम कहते हैं लार्ज यूट्रस मोर देन द एक्सपेक्टेड एज, ठीक है। तो ये थे हेरेडिटरी फॉर्म मोल के पेशेंट के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज कि ये एक्चुअल में होते क्या है, बेसिकली इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो कंप्लीट मोल है ये क्या होता है, कंप्लीट मोल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम्प्लीट मोल, ठीक है। कंप्लीट मोल वो होते हैं जिसमें जो है ए न्यूक्लिएटेड एग जो है, ए न्यूक्लिएटेड एग जो है वो एक स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। अब इन्यूक्लिएटेड एग में जो है वो क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो ये जो स्पर्म है ये क्या करेगा, ये अपने ही डीएनए को जो है ये मल्टीप्लाई कर देगा, डुप्लीकेट कर देगा। तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो पेटर्नली ओरिजिन के होंगे, ठीक है, पेटर्नली ओरिजिन क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इनमें जो मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलती है वो 46XX और 46XY देखने को मिलता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो आपने ये नहीं बोलना, और यहाँ पर मैं स्टार कर रहा हूँ इसको 3 मरतबा भी बोल दो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट कॉमन है करियोटाइप, ठीक है। 46 को आप बोल ही जाओ, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट मोल है मैंने बता दिया आपको कि ये जो इन्यूक्लिएटेड एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। जो स्पर्म है वो अपने ही क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करके जो है वो 46XX या 46XY कर्व बनाता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो है वो 46XX है, ठीक है। अब जब आप हिस्टोलॉजी देखोगे तो आप देखोगे कि डिफ्यूज ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हुई हुई है, डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपको देखने को मिली है। चूंकि एग नहीं है, जारी बात है, एग फर्टिलाइजेशन जब होनी होती है तो एग का होना लाजमी है। तो इनमें आप देखोगे कि फीटल पार्ट नहीं होते हैं, नो फीटल पार्ट, ठीक है। और इन पेशेंट में जारी बात है यूट्राइन साइज भी एनलार्ज होता है, और इनमें जो एचसीजी जो लेवल है वो 1 लाख तक बढ़ जाता है। ये बात आपने नहीं बोलनी, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस को,
ठीक है। जब आप अल्ट्रासाउंड देखोगे तो अल्ट्रासाउंड में जो कंप्लीट मोल के पेशेंट जो है वो आपको क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स नजर आएंगे, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स नजर आएंगे। क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है तो आप इसको हनी कॉम यूटरस का भी नाम देते हो, हनी कॉम यूटरस। ठीक है, या आप इसको स्नो स्टॉर्म भी कहते हैं, स्नो स्टॉर्म। ये जो तीन बातें ये आपने नहीं भूलनी। ठीक है, अब आ जाओ पार्शियल मोल पर। तो व्हाट इज पार्शियल मोल? तो पार्शियल मोल में होता ये है कि एक एग जो है, ठीक है, वन एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है टू स्पर्म के साथ। ठीक है, तो एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो एक स्पर्म ही जो है इनफ होता है, वही चाहिए होता है। अगर एक से ज्यादा एग स्पर्म जो है वो उसको फर्टिलाइज कर दें तो दैट वी विल कॉल द पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, इसमें जो करियोटाइप है वो बेसिकली एक एग के कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। ठीक है, टू स्पर्म है तो दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 46, 46 प्लस 3 23, ये हो गए 69। ठीक है, अब ये 69 एक्स 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 भी हो सकते हैं, ये 69 एक्स एक्स वाई भी हो सकते हैं, और ये 69 एक्स वाई वाई भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो दो स्पर्म आए हैं वो दोनों एक्स एक्स हैं, या एक एक्स है एक वाई है, या दोनों वाई वाई हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें एग की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको जो है फीटल पार्ट नजर आएगा, इनमें फीटल पार्ट विजिबल होगा। ठीक है, लेकिन इनमें जो है कंप्लीट मोल में डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन इसमें मिनिमल होती है, बिकॉज ऑफ देयर इज अ वायबल यू कैन से कि फीटल पार्ट जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें जो है मिनिमल प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है। ठीक है, तो ये जो आपने जो है बातें याद रखनी है, व्हाट इज कंप्लीट मोल एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट मोल। कंप्लीट मोल के साथ आपने एक बात याद रखनी है, कंप्लीट का नाम सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है कि इन पेशेंट में जो है कोरियो कार्सिनोमा का जो रिस्क है वो हाई होता है, कोरियो कार्सिनोमा, हाई रिस्क ऑफ कोरियो कार्सिनोमा। ठीक है, अब आ जाओ कि पेशेंट जो है ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अ 40 ईयर ओल्ड, ठीक है, एक तो इस वुमेन की एज भी ज्यादा है, नजर आ रहा है आपको, अ 40 ईयर ओल्ड वुमेन, पैरा 5 पैरा, सॉरी 5 पैरा कह रहा हूँ, ग्रेविडा 5, पैरा 0, ठीक है, एंड अबोटा 4। इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेविड का मतलब ये है कि वो 5 टाइम प्रेग्नेंट हुई हुई है। ठीक है, 5 प्रेगनेंसी। ठीक है, पैरा का मतलब है कि उसने जो है कोई भी जो है बर्थ लाइव नहीं दी, और अबोटा का मतलब ये है कि उसकी 4 प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्शन की वजह से जो है वो जाया हो गई है। तो 5 प्रेगनेंसी कैसे हुई? वो पेशेंट जो है वो 5th प्रेगनेंसी के साथ आई है, तो हमने जो उसकी करंट प्रेगनेंसी है उसको भी काउंट करना है, तो दैट्स व्हाई जो वो है वो ग्रेविडा 5 है, और उसकी जो है लाइव बर्थ नहीं हो चुकी, नहीं हुई, दैट मींस कि उसने अभी तक जो है लाइव बर्थ नहीं दी किसी भी फीटस को, हमेशा उसके अबॉर्शन हुए हैं। ठीक है, अब वो ईआर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है एंड शी इज 12 वीक जेस्टेशन। ठीक है, 12 वीक जेस्टेशन है, और वो कंप्लेन कर रही है कि आई हैव सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, और वो कहती है कि मुझे माइल्ड पेल्विक पेन हो रहा है, माइल्ड पेल्विक पेन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद साथ वो कहती है कि मुझे सीवियर नोइजा एंड वोमिटिंग है, इसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडम भी कहते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम भी कहते हैं। ठीक है, अब जब आपने एग्जामिनेशन किया है तो उस पेशेंट का जो यूट्रस है वो आपको एनलार्ज नजर आया, रादर देन जो 12 वीक की जेस्टेशन है उसका यूट्रस 12 वीक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि उसका जो यूट्रस है वो 16 वीक जेस्टेशन के साइज का है। ठीक है, जब आपने बीटा एचसीजी को देखा तो वो आपको मिला मोर देन 1 लाख। ठीक है, और जब आपने यूएसजी की तो आपको नो फीटल पार्ट नजर आया, ये कीवर्ड है आपके लिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक लेक्चर अच्छे से किया हुआ है तो ये यू वर्ड का एमसीक्यूज है, वो इसके ऑप्शन को जो है वो इजीली जो है वो पिक कर लेंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। नो फीटल पार्ट हो गया, एंड पेशेंट इज गोइंग फॉर
डायलेशन एंड क्यूरेटेज। इन पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं कि इन पेशेंट में जो हमने डायलेशन एंड क्यूरेटेज करनी होती है। फिर हमें जब डायलेशन एंड क्यूरेटेज कर लेते हैं तो हमें जो है फिर पता लगता है एक ग्रेव्स ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्रेव जो है वो बाहर आता है, तो हमें इससे फिर पता लग जाता है कि ये जो है इसको जो है आइडेंटिफॉर्म मोल था। विच ऑफ द फॉलोइंग karyotype इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, ठीक है, कौन सा karyotype इसमें हो सकता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज 46XX, ठीक है, ऑप्शन बी 46Y, ऑप्शन सी 47XX, ठीक है, ऑप्शन डी 69XX, ऑप्शन ई 69XX and Y. Which karyotype is most likely associated with this condition? तो भाई साहब नो फीटस पार्ट है, तो दैट मीन्स के फीटल जो प्रेजेंट होते हैं वो तब प्रेजेंट होते हैं जब एग और स्पर्म का आपस में कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ये जो 69 है ये दोनों रूल आउट हो जाते हैं बिकॉज इसमें एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो ऑप्शन सी है वो भी रूल आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ अगर इसमें डबल होने होते हैं क्रोमोसोम, अगर एग नहीं है तो जब क्रोमोसोम डबल होते हैं तो वो 46 ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और केस दिया हुआ इन्होंने आइडेंटिफॉर्म मोल का, तो यहाँ पर 69 होना लाजमी है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है रूल्ड आउट हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन को हम ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये बेसिकली फीमेल्स होती हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट होता है। हम टर्नर सिंड्रोम जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि टाल स्ट्रेचर की होती है, लेकिन इन पेशेंट में जो है वो ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम होता है, इनमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, इनका जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट होता है, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, अपनी लाइफ जो है ये गुजारती हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है 46XX रह गया या 46Y रह गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो 46XX है बिकॉज ऑफ इट इज most common type karyotype seen in complete mole, no fetus part, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने एमसीक्यूज को करना है, और अगर आपने ये सोल्व कर लिया हुआ तो आपको मुबारक हो कि आपने ये सोल्व कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने बात बतानी है कि ये जो पेशेंट है ये सीवियर इमेसिस हाइपर एमेसिस के साथ आते हैं। इनको हम इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी होती हैं उनको नॉइज एंड वोमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, और उसके पीछे जो है रीजन होती है, और वो रीजन होती है बीटा एचसीजी, राइज लेवल ऑफ बीटा एचसीजी। नॉर्मली थोड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो पेशेंट को है वोमिटिंग वगैरह होती है, आप खुद ही हिसाब लगा लो, एक इतने लेवल पर जाकर बीटा एचसीजी राइज होगा तो वो पेशेंट जो है फिर कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर इमेसिस हो रही है। तो ये आपने बात जो है वो नहीं बोलनी, ठीक है। अब जो हमारा एक टॉपिक रह गया बिल्कुल सिंपल सा, दैट इज कोरियोकार्सिनोमा बिकॉज ऑफ दैट इज टोटली रिलेटेड टू द हेरेडिफॉर्म मोल, और वो भी किसके साथ? इसके साथ, ठीक है, को कंप्लीट मोल के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, ठीक है। इट इज अ रेयर मेलिग्नेंसी ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू प्रोलिफरेशन, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ के हैं कि हेरेडिफॉर्म मोल जो है वो ट्रोफोब्लास्टिक की डिजीज होती है, ठीक है। इसमें जो है होता ये है कि पेशेंट जो है प्रेजेंट करते हैं ब्राउन कलर वजाइनल डिस्चार्ज के साथ। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ कोरियोकार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा किन पेशेंट में होता है ज्यादा? ये उन पेशेंट में होता है जिनमें मोल बनते हैं या अबॉर्शन हो जाता है, मोल अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। उन पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, और ये पेशेंट रिप्रेजेंट करते हैं ब्राउन कलर वजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउन कलर वजाइनल डिस्चार्ज। यहाँ पर जो एक बात और याद रखनी है, इनमें भी जो है बीटा एचसी जो है वो राइज होता है बिकॉज ऑफ एचसी जो है वो प्रोड्यूस बाय द टिश्यूज, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बीटा एचसीजी राइज और दैट मींस इनमें भी हाइपर एमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो पेशेंट है अगर तो ये डिस्निया या हीमोप्टेसिस के साथ भी आ जाए, डिस्निया प्लस हीमोप्टेसिस के साथ आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्लासिक नाम देते हैं कैनन बाल मेटास्टेसिस, कैनन बाल मेटास्टेसिस, ठीक है। ये लंग को स्प्रेड हो जाता है, कोरियोकार्सिनोमा स्प्रेड्स टू लंग विया हेमेटोजेनियस पाथवे। तो आपको इसका केस कैसे आ सकता है? वो आपको इस तरह से केस आएगा, पेशेंट केम टू यू, ठीक है, वो अब कह रही है कि मुझे कफिंग हो रही है, मुझे डिज्निया हो रहा है, मुझे जब बलगम करती हूँ तो मुझे खून आता है उसमें, ठीक है। वो फिर हिस्ट्री बताएगी कि मेरी जो 1 महीना पहले या साल पहले जितना भी उसका टाइम हुआ
मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी लॉस हो गई थी बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोडिफॉर्म मोल, ठीक है? कंप्लीट मोल था, ठीक है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप जब आपने एक्स-रे किया तो कैनन बाल अपीयरेंस आपको नज़र आई। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो कोरियोकार्सिनोमा इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। और इसका जो भी ट्रीटमेंट है, इसका भी जो है वो मेथोट्रेक्सेट जो है ये ट्रीटमेंट है। अब एनआरई में इसका एमसीक्यू आया हुआ था, अ 30 इयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद द कंप्लेंट ऑफ ब्राउन वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है? कीवर्ड हो गया ये, ठीक है? एंड बैक पेन, हर यूएसजी एब्डोमेन एंड पेल्विक शोज दैट लंग्स एंड लिवर आर मेटास्टाइज, ठीक है? ये भी बात होगी कि ये जो मेटास्टाइसिस है लंग में भी हो चुकी है, लिवर में भी हो जाती है। शिनसिशो एंड ट्रोफोब्लास्ट इन वियन आपको इनमें देखने को मिलती है, बिकॉज इट इज अ डिजीज ऑफ प्रोलिफरेटेड ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू। तो इनमें जो है ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हो जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपका आंसर होना चाहिए कोरियोकार्सिनोमा। होप्स हो कि यार मैंने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर यही वीडियो में यही लेक्चर जो है बड़े प्रिसाइज गो थ्रू होता, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता, तो होना क्या था कि यही वीडियो जो है ये हद से हद 25 मिनट की हो जाती, लेकिन ये जो है 50 मिनट्स की हो चुकी है। और अब जब इसको एडिटिंग वगैरह करूंगा तो ये हार्डली जो है ये हो जाएगी 45 40 मिनट्स की हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मैं इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोग भी जो है वो बोर ना हो मेरी स्लो आवाज को सुनते सुनते, ठीक है? तो समझाने का मकसद यार यही है कि अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वहाँ पर, तो आपको भी चाहिए कि आप भी जो है इस चीज को लेकर चलें, समझें। जब आप ये लेक्चर ले लोगे तो आपके लिए जो है वो फर्स्ट एड जो है बिल्कुल ही एक पानी की तरह आपको समझ आने लग जाएगी। तो लेक्चर देने का मकसद यही होता है कि आपको जो, जब आप बुक से पढ़ोगे, खाली बुक को रट्टा लगाओगे तो फर्स्ट एड वैसी ही इतनी रफ है कि वो आपको दिल ही नहीं करेगा। आप रट्टा लगाओगे, आप रट्टा लगाते लगाते थक जाओगे कि यार ये क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इतनी रफ बुक है, मुझसे नहीं हो रहा है ये वो। तो जरूरी ये है कि आप जो है लेक्चर लिया करें, कोशिश किया करें लेक्चर लिया करें। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे ही लें, ठीक है? अगर आपको समझ आ रही है वेल एंड गुड, आप लें, आपको लेने चाहिए, ठीक है? लेकिन यूट्यूब जो है वो बड़ी पड़ी हुई है, आप जिस मर्जी से लेक्चर लें, लेकिन जो है वो लें, ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।